जो टॉपिक कर रहे हैं वो अकाउंटिंग रेशियोज़ क्लास 12 का, राइट। अकाउंटिंग रेशियोज़ मेरे को कई बार बच्चों ने बोला है कि सर ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, लेकिन हमें इतने सारे फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। सो मैंने इतना सिंपल बना दिया इसको कि अब आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक या दो बार आप पढ़ोगे आपको वैसे ही समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये कुछ होता है, राइट। इसमें कुछ फार्मूलाज हैं बेसिकली जो P&L बेस्ड हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो बैलेंस शीट बेस्ड हैं, कुछ फार्मूलाज हैं जो P&L प्लस बैलेंस शीट दोनों पे बेस्ड होते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंगली आपको इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। इतने में आपका अकाउंटिंग रेशियोज़ खत्म हो जाएगा। सो चलो पहले पढ़ते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ होता क्या है। सो रेशियोज़ को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो? रेशियोज़ बिटवीन टू फिगर्स आर एक्सप्रेस्ड इन अर्थमेटिकल टर्म्स और इसको हम रेशियो कहते हैं। रेशियो क्या है? एक सिंपली एक नंबर है जो हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ अनदर नंबर। इट इज़ फाउंड बाय डिवाइडिंग वन नंबर इनटू द अदर। एक को जब हम दूसरे से डिवाइड करते हैं तब हम रेशियोज़ फाइंड आउट करते हैं। अब रेशियोज़ चार तरह की होती है, ये तो प्रोपोर्शन बेस्ड जिसको हम प्योर रेशियो सिंपल रेशियो भी कहते हैं। तो सिंपल डिवीजन है इसमें एक की दूसरे से। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 5/10, राइट, सो ये प्योर रेशियो है। रेट और टाइम्स, सो कितने नंबर ऑफ टाइम्स। सो इसमें इट इज़ कैलकुलेटेड हाउ मेनी टाइम्स अ फिगर इज इन कंपैरिजन टू अनदर फिगर, दूसरी फिगर के साथ कितने कंपैरिजन में है। परसेंटेज बेसिस पे इनटू 100 करते हैं, टू फिगर्स एक्सप्रेस्ड इन 100th। फ्रैक्शन बेसिस पे, सो 1/5, दिस इज fraction. While calculating a ratio, it should be understood that it is desirable to divide the more favorable figure by the less favorable figure. अब क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज एनालिसिस, दो तरह की एनालिसिस होती हैं। क्रॉस सेक्शनल क्या होती हैं? क्रॉस सेक्शन यानी कि एक का दूसरे से, बट कंपैरिजन ऑफ फर्म्स रेशियोज विद दैट ऑफ सम सिलेक्टेड फर्म्स। फर्म ए का फर्म बी से जब हम कंपैरिजन करते हैं इसको हम बट सेम ईयर, सो फर्म ए फर्म बी सेम ईयर कंपैरिजन, उसको क्रॉस सेक्शनल कंपैरिजन बोलते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस होता है, फर्म ए का कंपैरिजन होता है बट 1 ईयर, आई मीन 2 ईयर्स का एंड 2 ईयर, सो 2 सालों का यानी कि आगे और पीछे सालों का कंपैरिजन होता है, प्रीवियस ईयर एंड बेस ईयर का, प्रेजेंट ईयर का, बट सेम फर्म का, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस। ऑब्जेक्टिव्स क्या रेशियो एनालिसिस के? वीक स्पॉट्स फाइंड आउट करते हैं बिजनेस के जिसमें अटेंशन की ज़रूरत है। डीपर एनालिसिस ऑफ द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस एंड कंपैरिजन फॉर विद दैट ऑफ सम सिलेक्टेड फर्म्स सेम इंडस्ट्री में। इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग टाइम सीरीज एनालिसिस, दैट इज़ फॉर मेकिंग कंपैरिजन्स ऑफ फर्म के प्रेजेंट रेशियोज with the past ratios. To provide information using making estimates and preparing the plans for the future. Advantages क्या हैं? Uses क्या हैं accounting ratios के? It is helpful in financial statement analysis. So bankers को, trade payables को, investors को, shareholders को acquiring enough knowledge about the profitability and financial health of the business. So simplification of accounting data. अकाउंटिंग रेशियोज जो है ना वो सिंप्लीफाई करती हैं, समराइज करती हैं लॉन्ग एरे ऑफ अकाउंटिंग डेटा को एंड मेक्स देम मोर अंडरस्टैंडेबल। इट इज़ हेल्पफुल इन द कंपैरेटिव स्टडी में हेल्प करती हैं। विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस, कंपैरिजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस कैन बी मेड बिटवीन वन फर्म एंड द अनदर फर्म सेम इंडस्ट्री में। इट इज़ हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग रेशियोज बहुत हेल्प करती हैं फोरकास्टिंग में, प्लान्स प्रिपेयर करने में। हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट्स ऑफ द बिजनेस। तो हमने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ा कि वीक स्पॉट्स जहाँ पे प्रॉब्लम है, प्रीवियस ईयर्स में जहाँ बेटर परफॉर्मेंस था इस ईयर में परफॉर्मेंस इज लेस, सो रेमेडियल मेजर्स टेकन करने में हेल्प करती हैं ये हमें। इट एस्टिमेट्स द ट्रेंड ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग रेशियोज ये बताती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो हमें ये बताती हैं कि क्या ट्रेंड चलता आ रहा है। Is the trend upward or the trend is somewhat zigzag, right? Limitations of accounting ratios. Accounting ratios के limitations क्या हैं? False accounting data gives false ratios, क्योंकि अगर डेटा थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया ना तो वो false ratios ही देगा। Limited use of single ratio. जो भी सिंगल रेशियोज हैं, सो एनालिस्ट शुड नॉट मियरली रिलाई ऑन दी सिंगल रेशियो पे रिलाई नहीं करना चाहिए। ही शुड स्टडी सेवरल कनेक्टेड रेशियोज बिफोर रीचिंग अ कंक्लूजन। एक रेशियो नहीं बल्कि मल्टीपल रेशियोज पे ध्यान देना चाहिए उनको, तभी वो कंक्लूजन पे पहुँचें। लैक ऑफ प्रॉपर स्टैंडर्ड्स, हम ये नहीं कहते कि सर्कमस्टांसेस जो है वो फर्म टू फर्म डिफर होते हैं। सो हम कभी भी ये नहीं कहते कि ए फर्म का बी फर्म से जो कंपैरिजन है वो 100% सही है। अगर इन परफॉर्मेंस टू ए फर्म आवर फर्म इज़ डूइंग बेटर, सो इसका मतलब अच्छा चल रहा है, नो। It can be fixed
और फॉर ऑल दी फर्म्स अगेंस्ट द एक्चुअल रेशो कैन बी कंपेयर्ड। सो अलग अलग हो सकता है दोनों का कंपैरिजन। विंडो ड्रेसिंग है, कुछ कंपनीज इन ऑर्डर टू कवर अप देयर बैड फाइनेंशियल पोजीशन रिजोर्ट टू विंडो ड्रेसिंग। ऊपर से लगता है कि बहुत ही अच्छी पोजीशन है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है क्वालिटेटिव फैक्टर्स को, एट्रीब्यूट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को वो इग्नोर करते हैं। क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव फैक्टर्स दैट आर एसेंशियल फॉर इंटरप्रिटेशन। Ratio analysis becomes less effective due to price level changes. Price level over the years goes on changing. Therefore, the ratios of various years cannot be compared. इसलिए हम उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते। हमारे पास 4 तरह की रेशोज़ हैं। एक है लिक्विड रेशोज़। सो लिक्विड रेशोज़ हमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बताती हैं, एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लाइबिलिटीज़ का। इसको हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ भी बोलते हैं। दीज रेशोज़ आर यूज्ड टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताती हैं। दे इंडिकेट द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस। आज की करंट ऑब्लिगेशंस, इमीडिएट 1 ईयर की ऑब्लिगेशंस कैसे मीट आउट होंगी, सो उसको बताती हैं। क्या करंट रिसोर्सेज आपके पास हैं कि आप करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सको। सो ये 2 तरह की लिक्विडिटी रेशोज़ होती हैं, करंट रेशो, वर्किंग कैपिटल रेशो, क्विक रेशो, एसेट टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी रेशो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस के बारे में बताती है ये, कैलकुलेटेड टू असेस द एबिलिटी। सो ये प्राइमरीली लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए, जज करने के लिए बनाई जाती हैं सॉल्वेंसी रेशोज़। ये कैलकुलेट होती हैं, राइट। सॉल्वेंसी रेशोज़ फर्म की एबिलिटी ताकि वो मीट द इंटरेस्ट कॉस्ट रेगुलरली एंड लॉन्ग टर्म डेट की जो कॉस्ट है उसको मैच्योरिटी पे मीट अप कर पाएँ। सो इंपॉर्टेंट सॉल्वेंसी रेशोज कौन कौन सी हैं? डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे इन दी फर्दर स्लाइड्स। एक्टिविटी रेशोज, दीज रेशोज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बोलते हैं, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम सेल्स को बोलते हैं। देयरफॉर दीज रेशोज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टर्नओवर रेशोज। These ratios indicate how efficiently the working capital and inventory is being used to obtain the revenue from operations. Higher turnover ratios क्या indicate करती हैं? Better use of capital resources and in turn lead to higher profitability. These are the 4 turnover ratios, activity based, जो भी काम करते हो आप उसकी ratios हैं ये। Profitability ratios. So efficiency and success of business can be measured with the help of profitability ratios. The main objective of all the business concerns is to earn the profit. Profit is the measurement of the efficiency of the business. Profit से ही तो पता लगता है कि business efficient है या नहीं है। So ये 5 profitability ratios हैं। Let us understand all these ratios one by one. Liquidity ratio, सबसे पहले liquidity जो कि short term solvency ratio बोलते हैं हम जिसको, जो current ratio working capital ratio क्या होती है? Current assets by current liabilities। अगर मैं लिटरल फॉर्म में बोलूँ, करंट रेशो आपको ये बताती है कि क्या विद इन 1 ईयर आपके पास इतने करंट एसेट्स हैं दैट यू पे ऑफ योर करंट लाइबिलिटीज, राइट। सो इट्स एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। करंट एसेट्स आर द एसेट्स दैट आर लाइकली टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक, लेकिन लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं आते। ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, BR, राइट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करने के बाद, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड एक्सेट्रा। अदर करंट एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स एंड एडवांस टैक्स। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो क्या हैं? आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स, लूज टूल, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये एक्सक्लूडेड हैं, करंट एसेट्स नहीं होते ये, राइट। करंट लाइबिलिटीज, वो लाइबिलिटीज दैट हैव टू बी पेड ऑफ विद इन 1 ईयर, एक ऑपरेटिंग साइकिल में। करंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज पेइंग विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। सो करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल्स, other current liabilities, current maturities or long-term debts, interest accrued on borrowings, interest received in advance, outstanding expenses, unclaimed dividends and short-term provisions or provisions for tax. क्विक रेशो, क्विक रेशो होती है, लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो, तीनों एक ही रेशोज़ का नाम है। ये रेशोज़ बेसिकली वो रेशोज़ हैं जो हमें हेल्प करती हैं जज करने में दैट लिक्विड एसेट्स divided by current liabilities, which means liquid assets that can be converted to cash in 3 months. So quick assets indicate whether the firm is in a position to pay its current liabilities within a month
और दे हैव टू बी पेड इमीडिएटली। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो क्या आप अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को इमीडिएटली पे कर पाओगे? सो एज फार एज करंट एसेट्स इज कंसर्न, जो हमने पिछली रेशो पढ़ी है, द रेशो शुड बी 2:1। सो आइडियल जो करंट रेशो है ना वो 2:1 होती है, बट एज फार एज दिस लिक्विड रेशो इज कंसर्न इट शुड बी 1:1। इट इज मेंशन्ड हियर 1:1। सो लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं? दोज एसेट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ मंथ और सो। ऑल करंट एसेट्स, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी सब लिक्विड एक्सपेंसेस हैं, लिक्विड एसेट्स हैं। सो इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम लिक्विड एसेट्स। सो क्या क्या हो गया लिक्विड एसेट्स में? करंट इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लिक्विड एसेट्स क्या हो गया? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांस टैक्स। सो आइडियल क्विक रेशो इज 1:1। करंट रेशो एंड क्विक रेशो में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले रिलेशनशिप, इट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। क्विक रेशो लिक्विड एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन करंट रेशो करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज, क्विक रेशो लिक्विड एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि 12 महीने में क्या आपके पास इतने करंट एसेट्स हैं दैट यू आर एबल टू मीट द करंट लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स, क्विक एसेट्स क्या बताते हैं कि विद इन अ मंथ और इमीडिएटली अगर आपको करंट लाइबिलिटीज पे ऑफ करनी है तो क्या आप कर पाओगे? आइडियल रेशो इसकी 2:1 होती है, इसकी क्विक रेशो 1:1 इज द आइडियल रेशो। True measurement, it is not a true measurement of short term financial position of the firm as it may include a large amount of stock। इसमें इंक्लूड हो सकता है that may not be quickly converted into cash। ये क्विक रेशो जो होती है ना, इट रिमूव्स द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ करंट रेशो की जो भी शॉर्ट कमिंग्स है वो रिमूव करती है बिकॉज इट डज नॉट हैव इन्वेंट्री। सो ये वाकई विद इन 1 मंथ कन्वर्ट हो जाती हैं कैश में। देन देयर कम्स द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशोज। क्या लॉन्ग टर्म पोजीशन अच्छी है फर्म की? क्या लॉन्ग टर्म डेट्स मैच्योरिटी पे हो जाएंगे? इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे जाएगी? सो फर्स्ट वन इज डेट इक्विटी रेशो, डेट ओवर इक्विटी, या लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स और नेट वर्थ। सो लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? दीज इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस विच विल मैच्योर इन 1 ईयर, 1 साल में जो मैच्योर हो जाएंगी। शेयर होल्डर फंड्स इंक्लूड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स एंड सरप्लस, इट इंक्लूड्स कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइडियल 2:1 होती है, यानी कि डेट आपका 2 टाइम्स दी इक्विटी होना चाहिए। द रेशियो इज कैलकुलेटेड टू एक्सेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सो 2 टाइम्स द डेट हो देन इक्विटी, राइट? आपके जितना अपना पैसा डाला है उससे डबल आपने लोन लेके पैसा डाला हो, दैट रेशियो इज ट्रीटेड एज आइडियल रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स, द नेम इटसेल्फ स्टेट्स, आपको याद नहीं करना है इसको। टोटल एसेट्स, एसेट्स का जितना टोटल होगा और डेट, दैट्स इट, राइट? सो द रेशियो इज अ वेरिएशन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो एंड गिव्स द सेम इंडिकेशन जो डेट इक्विटी रेशियो देती है। सो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या है? टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेट, और टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। सो ये 1:1, 2:1 प्योर रेशो है ये, इसलिए हम इसको प्योर की एक्सट्रैक्ट करते हैं। टोटल एसेट्स कैसे कैलकुलेट होंगे? नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड करंट एसेट्स। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल उठाना है आपने सिर्फ। और डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशो है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी होता है इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और प्रोप्राइटर फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाय नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब देखो ये हमारी बैलेंस शीट है, यहाँ पे इक्विटी होती है, ये होता है टोटल एसेट्स, राइट? उसने बोला है प्रोप्राइटर फंड्स। सो प्रोप्राइटर ओनर के फंड्स कौन से हैं? ओनर के फंड्स वही हैं जो इंटरनल इक्विटी है। शेयर होल्डर्स को हम ओनर ही तो बोलते हैं, तो ओनर्स के फंड्स। तो नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, टोटल ऑफ एसेट्स। सो ये वाला उठाना है और ये वाला उठाना है एंड यू गेट द रिप्लाई आंसर। द रेशियो इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फंडेड बाय ओनर्स और शेयर होल्डर्स। सो जितने भी टोटल एसेट्स हैं उसमें से शेयर होल्डर्स ने, ओनर्स ने कितना पैसा फंड किया हुआ है ये बताता है प्रोप्राइटरी रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दिस रेशियो इज टर्म्ड एज डेट सर्विस रेशियो, राइट? तो रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। So interest coverage ratio, profit before charging interest and income tax divided by fixed interest charges. So interest coverage ratio of 6 to 7 times appropriate मानते हैं हम. So profit, fixed interest charges. Next is activity ratio.
एक्टिविटी, सो जो आप काम करते हो, टर्नओवर रेशियोज, राइट, जो भी आप काम करते हो उसकी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं इसको हम, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर एवरेज इन्वेंट्री। सो रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर, एंड एवरेज इन्वेंट्री दैट इज केप्ट। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस द क्लोजिंग स्टॉक, और सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट याद है ना, यहाँ पे सेल्स होता है, यहाँ पे लॉस होता है, दोनों को ऐड करोगे तो COGS आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करोगे, ये वाला सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी COGS बचेगा, राइट। और एल्स COGS क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये भी COGS है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इन्वेंट्री है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, एवरेज इन्वेंट्री जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो आप ये ध्यान से देखना कि ओपनिंग इन्वेंट्री दी होनी चाहिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक इन्वेंट्री दी है तो हम उसको क्लोजिंग इन्वेंट्री ही मानते हैं और हम उसी को फाइनल फिगर लेते हैं, उसकी एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं होती। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोल लो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो बोल लो, वन एंड द सेम थिंग। सो क्या इंडिकेट करता है, क्योंकि रिसीवेबल्स है इसलिए आपने सेल्स किया होगा। सो दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यूरिंग द ईयर। सो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट होती है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स आता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है इसमें, ट्रेड रिसीवेबल जब भी हम बात करते हैं ना तो उसमें डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों ऐड करते हैं, राइट। एवरेज कलेक्शन पीरियड ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ डेज विद इन विच द कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। इट इज कैलकुलेटेड एज एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 बाय ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो। सो इट इज 365 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TRTR, राइट। इसका मतलब है 365 दिनों में कितनी बार आप डेटर से पैसा लेके दोबारा घुमा सकते हो। मंथली बेसिस पे अगर हम करते हैं तो 12 बाय TR। ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स रिलेशनशिप दिखाता है क्रेडिट परचेजेस एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। सो क्या क्या इंक्लूड होता है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो एवरेज ट्रेड पेबल्स में क्या आता है, ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स बाय 2। सो ट्रेड पेबल्स इज क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। एवरेज पेमेंट पीरियड क्या होता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ डेज विद इन विच द कैश इज पेड टू ट्रेड पेबल्स। एवरेज पेमेंट पीरियड 365 बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और 12 बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। Next is profitability or income ratios. Gross profit ratio. This ratio establishes a relationship between gross profit and revenue from operations. ये हम कैसे कंप्यूट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट सेल्स बाय 100। सो ग्रॉस प्रॉफिट होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ये ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना हमारा, ये सेल्स है तो ये COGS है, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। सो सेल्स माइनस COGS वाला बचा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस COGS, राइट, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज COGS, राइट। ऑपरेटिंग रेशियो, किस ऑपरेटिंग में, किस रेशियो में काम करते हो आप, ऑपरेटिंग। दिस रेशियो मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एंटरप्राइज का COGS एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस प्लस P&L के वो ट्रांजैक्शंस जो लॉन्ग टर्म एसेट्स का पार्ट नहीं है, राइट, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, उनको छोड़ के बाकी सारा ऑपरेटिंग आता है, राइट। लेट अस अंडरस्टैंड इट। सो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100।
सो कॉस्ट कॉग्स क्या आता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, अभी हमने पढ़ा राइट। COGS रेवेन्यू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी इसी को बोलते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, अब देखो कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस तो आएंगे ही, लेकिन P&L अकाउंट के भी बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स, राइट। लॉन्ग टर्म वाले कोई चीज़ें नहीं आती इसमें, ना तो एसेट सेल आता है ना लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम से ट्रेडिंग की कमीशन मिला, कैश का डिस्काउंट रिसीव हुआ, सो ये सब है। अब ये देखो क्लियरली उसने लिख दिया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेंट्री, वो स्टॉक में नहीं आता जब हम COGS कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, operating profit divided by revenue from operations into 100. So this ratio calculates the relationship between operating profit and net revenue from operations. So कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये ऐसे लिखते हैं हम बेसिकली, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, इनटू 100। सो इनटू 100 तो परसेंटेज के लिए है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, वही जो पीछे किए हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। ऑपरेटिंग इनकम क्या होगी, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड। इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ऐड कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, सो नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बाय सेल्स इनटू 100, सो इनटू 100 परसेंटेज के लिए है। सो ये रिलेशनशिप दिखाती है नेट प्रॉफिट एंड नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम्स माइनस द टैक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड एक्सीडेंटल लॉसेस, राइट, ये हम सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉफिट में। सो अगर मैं आपको वैसे भी बताऊं ना, ये देखो ये हमारा P&L अकाउंट होता है, सो ये हमारा नेट प्रॉफिट है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस इस तरफ आते हैं और इनकम इस तरफ आती है, लॉसेज इस तरफ आते हैं। इफ इट इज़ अ नेट लॉस तो उसमें हम इनकम को ऐड करेंगे, इफ इट इज़ अ नेट प्रॉफिट तो उसमें एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, नेट प्रॉफिट में इनकम सब्ट्रैक्ट होती हैं, राइट। सो दिस इज द वे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कितना पैसा लगाया है और कितना आपको वापस आया है। So this ratio is percentage and is also known as rate of return, return on capital employed or yield on capital ratio. Net profit before interest, tax and dividends divided by capital employed into 100. So capital employed कैसे compute करेंगे हम, first method liability side से, so ऐसे करते हैं। ये हमारी balance sheet है ना, total of assets, total of liabilities। अब total of assets आपने कर लिया, आपको long term debts दिया हुआ है और current liabilities दिया हुआ है। सो टोटल ऑफ एसेट्स मान लो 1 लाख है, ये दोनों मिला के मान लो 50,000 है, तो कैपिटल कितनी हो गई 50,000, द बैलेंसिंग फिगर। शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, सो ये लाइबिलिटीज अप्रोच है। एसेट्स अप्रोच क्या है, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। सो नॉन करंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज इज वर्किंग कैपिटल। सो नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल, इंटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है। वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज आता है, राइट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दैट्स इट ऑन द रेशियोज पार्ट। ये मैंने अच्छे से आपको कवर किया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।